नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर एमजीसी में आप लोगों को पढ़ना है पॉलिटिकल थियरी, जिसमें राजनीति विज्ञान है क्या, राजनीति विज्ञान की प्रकृति, उसकी अर्थ, उसकी विशेषताएं और साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान का विकास कैसे हुआ। ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में भी मेरा वीडियो हमने अपलोड किया है। आज मैं डिस्कस करूंगी उसी फर्स्ट सेमेस्टर एमजीसी में कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो व्यवहारवादी सिद्धांत है यानी बिहेवियरलिज्म है, वो किस तरीके से राजनीतिक विज्ञान को डिफाइन करने का प्रयास किया था। जब हम राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो हमने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है। राजनीति यानी कि शासन व्यवस्था से संबंधित नीतियों को बनाना, और विज्ञान का क्या मतलब है, किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध स्टडी करना, यानी शासन व्यवस्था से संबंधित नीति और नियमों का एक वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना राजनीतिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के क्या कार्य हैं, यानी जो एक शासन व्यवस्था को कैसे संचालित करना, शासन व्यवस्था की संरचना किस तरीके से है, और साथ ही साथ सरकार किस तरीके से काम करेगी, संस्थाएं जो हैं, संगठन है किस तरीके से काम करेंगे, या संविधान का स्वरूप कैसा है और कैसा होना चाहिए। ये हम परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में हमने पढ़ा था, अपने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। तो जब मैं बिहेवियरलिज्म की बात करती हूँ, तो जब मैंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान क्या कहता है कि साइंटिफिक स्टडी की बात करता है, वैज्ञानिक अध्ययन की बात करता है, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका बिहेवियरलिज्म यानी जो व्यवहारवाद की थियरी है, वो यह बताने का प्रयास करता है कि हम राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का दायरा है वो सिर्फ शासन तक, संस्थाओं तक या सरकार तक सीमित नहीं है, या संविधान के स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक व्यक्ति के मतलब कि एक इंडिविजुअल की जो नेचर है, पॉलिटिकल अप्रोचेस उसका किस तरीके से, यानी राजनीति के प्रति उसका नज़रिया किस तरीके से है, या राजनीति में उस इंडिविजुअल की कितनी सहभागिता है, यह भी देखने का प्रयास किया गया। यानी संस्थाओं, शासन व्यवस्था, संविधान से निकलते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब राजनीति में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तकनीकी का विस्तार होता है, और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो उपनिवेश से मुक्त होते हैं, तो जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे वो ये सोचे कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अब सिर्फ शासन के अंग तक या सरकार के स्वरूप तक या संविधान की संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत देखना होगा कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का दृष्टिकोण राजनीति के प्रति कैसा होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से ये डिस्कस करूंगी कि जो बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद का विकास राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किस तरीके से होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा है कि अर्लियर स्टेज आपका क्या है, 1920 से लेके 1930 तक। यहाँ पे है कि जो व्यवहारवाद का जो उदय होता है किसके रिएक्शन में होता है, ट्रेडिशनल जो परंपरागत हमारा अप्रोच था, परंपरागत अप्रोच के विरोध में, या फिर इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत अप्रोच था, या नॉर्मेटिव अप्रोच, ये तीनों अप्रोच के विरोध में हमारा जो था बिहेवियर यानी व्यवहारवाद का सिद्धांत का उदय होता है। अब बात करेंगे कि ट्रेडिशनलिज्म यानी परंपरागत रूप से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत वो कौन सी बातें थी, या संस्थागत रूप से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सी बातें थी, या नॉर्मेटिव जो अप्रोच है वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान के बारे में किस तरीके से विश्लेषित करता है, जिसके विरोध में आपका व्यवहारवादी सिद्धांत आता है। तो आपका मैंने कहा ट्रेडिशनलिज्म की परंपरागत रूप से जो राजनीतिक विज्ञान क्या था कि इतिहास को देखने का प्रयास करता था कि पास्ट की कैसी घटनाएं हुई हैं, यानी हिस्ट्री के स्टडी पे जो हमारा परंपरागत राजनीतिक विज्ञान था वो फोकस करता था। फिलॉसफी यानी दर्शन पे ध्यान देता था। कानून व्यवस्था यानी लॉ कैसा होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसा होना चाहिए, हमारे जो राजनीतिक संस्थाएं वो किस तरीके से होनी चाहिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान यह देखने का प्रयास करता था।
था। इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या था? ये फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करता था। अब फॉर्मल क्या कहते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब हुआ? जैसे स्टेट, आपका राज्य, यानी राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य कैसे बना है, राज्य की कार्य प्रणाली किस तरीके से है, और राज्य जो बना है, राज्य का स्वरूप कैसा है, वो राजतंत्रात्मक है, लोकतांत्रिक राज्य की बात कर रहे हैं, यानी राज्य के स्वरूप उसकी कार्य प्रणाली के विश्लेषण तक सीमित था। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बताया कि संविधान, संविधान की संरचना कैसी होनी चाहिए, संविधान का कैसा स्वरूप होना चाहिए, यानी थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक विज्ञान को, जो परंपरागत राजनीति था, वो बताने का प्रयास करता था। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस की, जैसे मैंने बात की, लेजिस्लेचर, हमने कहा था कि शासन के कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ कि परंपरागत रूप से जो राजनीतिक विज्ञान था, व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं, उसकी संरचना किस प्रकार से है, आपकी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के किस तरीके से कार्य हैं, उसकी संरचना किस तरीके से है, न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, उसकी संरचना किस तरीके से है, परंपरागत रूप से राजनीतिक विज्ञान यह देखने का प्रयास करता था। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब हुआ कि जो नौकरशाही व्यवस्था है वो किस तरीके से राजनीति में काम करती है, डिफरेंट जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं संस्थागत रूप से, सैद्धांतिक रूप से किस तरीके से कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान था वो सिर्फ शासन के अंग, राज्य की उत्पत्ति, शासन किस तरीके से कार्य करता है, संस्थाएं किस तरीके से कार्य करती हैं, संगठन का क्या स्वरूप होता है, इन बातों तक सीमित था। नॉर्मेटिव अप्रोच का क्या मतलब हुआ? नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब कि इट फोकस ऑन अ वैल्यू, आइडिया एंड मॉरल प्रिंसिपल। कहना का मतलब कि जब हम कहते हैं कि राजनीति की जब बात करते हैं तो नॉर्मेटिव थॉट यह बताने का प्रयास करता है कि राजनीति कैसा होना चाहिए, यानी क्या है, मतलब कि होता है कि जैसे जो चीज़ें हम साइंस में क्या कहते हैं कि अगर ये पेन हमारे सामने अगर मौजूद है तो हम मानेंगे कि ये पेन है। तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच ये बताता है कि कैसा होना चाहिए, यानी एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। जैसे प्लेटो क्या कहता है कि दार्शनिक राजा की बात करता है, वो इमेजिनेशन करता है कि दार्शनिक राजा ऐसा होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव अप्रोच और आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच की क्या कहते हैं कि विरोध में व्यवहारवादी सिद्धांत का उदय होता है। अब व्यवहारवादी सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो उसके विचारक कौन थे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अंतर्गत उन्होंने काम किया और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया। तो उसमें है चार्ल्स मेरियम है, हेरोल्ड लॉसवेल है। ये कहते हैं, इन विचारकों का नाम आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत की बात किन विचारकों ने किया है, तो इन दोनों लोगों के नाम को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद डेविड की हम बात करेंगे इसके बाद के स्लाइड में। तो चार्ल्स मेरियम और हेरोल्ड लॉसवेल यह बताने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कि हाउ पीपल एक्चुअली एक्शन पॉलिटिकल रादर देन ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। मतलब इनका कहने का मतलब कि जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स है, जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो राजनीति के प्रति उनका नज़रिया कैसा है, या वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि अभी बिहार में हमारे चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार के चुनाव के संदर्भ में हमारे यूथ की किस तरीके से मानसिकता है, यूथ कैसा आज के पॉलिटिक्स को देखने का प्रयास करता है, या वो इस तरीके से भी सोच सकता है कि भविष्य में किन की सरकारें बन सकती हैं, या जो हम जैसे शहर और ग्राम का देखते हैं कि जो मतदाताओं का प्रतिशत की कितने परसेंटेज क्या कहते हैं कि मतदाताओं ने वोट किया और किस मानसिकता से उन्होंने वोट किया और उनका क्या विजन था, या उस पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति उनका क्या नजरिया था। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव के स्वभाव की स्टडी व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो प्रत्येक व्यक्ति की जो मानसिकता होती है, जो सोच होती है, वो राजनीति को प्रभावित करती है। अगर हम उनकी सोच को, उनकी सहभागिता को, या उनकी जो इंडिविजुअल क्या एक पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, एक शासन के बारे में, एक सरकार के बारे में क्या सोचता है, अगर हम इसे उसकी स्टडी नहीं करते तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का जो उद्देश्य है वह अधूरा रहेगा। क्योंकि अब शासन व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। हमने शुरू में ही प्रारंभ के क्लास में आपको बताया था कि पहले क्या था कि राजनीतिक विज्ञान क्या था कि उसका जो स्टडी का नजरिया था वो नैरो सेंस था, यानी संकीर्ण था। मतलब एक देश की राजनीति का अध्ययन करना था,
लेकिन आप देखिए वर्तमान समय में हम एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि अभी आपका ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हुआ, या फिर कोविड के बाद जो सिचुएशन जो उत्पन्न हुआ था, तो क्या कोविड की समस्या या किसी भी वॉर की समस्या या इन्वायरमेंटल जैसे इश्यूज होते हैं, या टेररिज्म की जो समस्या है, ह्यूमन राइट्स की जो समस्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो समस्या है, तो क्या ये अगर एक कंट्री के अंतर्गत होता है तो सिर्फ वो एक देश तक सीमित रहता है, कि उससे पूरा देश, या इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो उससे देश पूरा देश प्रभावित होता है? तो अब राजनीतिक वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह भी देखने का प्रयास किया कि अब एक राज्य की गतिविधि एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे विश्व तक सीमित है। और हमें अगर राजनीति की डेप्थ में स्टडी करना है तो कंपैरेटिव स्टडी करना है, यानी जैसे अमेरिका की शासन व्यवस्था की तुलना भारत की शासन व्यवस्था से करना, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से करना, एक कंपैरेटिव स्टडी करना। अगर हम राजनीति में ये देखना चाहते हैं कि हम अपने, मान लीजिए हम एक फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति की बात करते हैं, तो हम विदेश नीति को जब निर्मित करते हैं तो हम अपने डोमेस्टिक जो हमारे वेरिएबल्स हैं या डोमेस्टिक जो कंडीशन है उसको, घरेलू जो वातावरण है या एक राज्य या एक राष्ट्र के प्रति जो उसके उस राष्ट्र के अंतर्गत जो सिचुएशन है, ये देखने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हम ग्लोबली भी देखते हैं, वैश्विक रूप से ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि विश्व में किस तरीके से घटनाएं चल रही हैं या विश्व की शासन व्यवस्था किस तरीके से है। तो एक तरीके से उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और उस कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये परिवर्तन हमें ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि हमने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, औद्योगिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, तकनीकी का विस्तार होता है, नए राष्ट्रों का उदय होता है। तो नए राष्ट्र के अंतर्गत की जो सरकार किस तरीके से है, वहाँ की शासन व्यवस्था किस तरीके से है, हमारा अध्ययन यानी पूरे वैश्विक लेवल का था। यानी कहने का मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक विज्ञान है वो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर अब स्टडी की जा रही है। तो यहाँ पे हमने कहा कि बिहेवियरलिज्म सिद्धांत क्या करता है, थियरी क्या करता है, साइंटिफिक स्टडी की बात करता है। और साइंटिफिक स्टडी में ये देखने का प्रयास करता है कि जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का मतदाता जो होता है, जैसे जो मतदाता है, जो नागरिक है, उसका वोटिंग बिहेवियर किस तरीके से है, वो हमने कहा कि उसका सरकार के प्रति किस तरीके से उसका क्या नजरिया है, ये देखने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यक्तिगत अध्ययन पे भी जोर दिया जाने लगा। फिर उसके बाद उसका जो ग्रोथ स्टेज हम 1940 और 50 में देखते हैं, तो 50 में क्या, आफ्टर मैंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राइज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब होता है, जैसे हम मान लीजिए हमको स्टडी करना है कि वर्तमान समय की जो विदेश नीति है भारत की, वो वर्तमान विदेश नीति किन सिद्धांतों पे आधारित है, या उसका वो नीति किन प्रिंसिपल या किस ऑब्जेक्टिव को लेके चल रही है। तो इसमें साइंटिफिक मेथड कैसे काम करेगा कि पहले हम क्या कहते हैं, क्वांटिटिव, यानी अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हम देखेंगे कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि जब आफ्टर 1947 के बाद उस समय विदेश नीति कैसी थी, और अभी आपका 2014 के बाद या 2021 में कंटेम्प्रेरी समय में आपकी विदेश नीति, या 2025 में किस प्रिंसिपल को लेकर भारत की विदेश नीति चल रहा है। यानी हम दोनों जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें डेटा का सहारा लेना पड़ेगा, और हम सर्वे करेंगे, हम क्वेश्चनायर के थ्रू उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, हम शेड्यूल बनाएंगे, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति में वैज्ञानिक सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया गया, और ये वैज्ञानिक मेथड क्या आपका था, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, आपका स्टैटिकल एनालिसिस है। इसके बाद आपका आ गया नॉर्मेटिव है आपका, और आपका जैसे हो गया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिकल स्टडी हो गया। अब ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल स्टडी का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हम कहें कि जब 2025 में हम कैसे भारत के बारे में हमारी क्या सोच है, या भारत की विदेश नीति किन प्रिंसिपलों को लेके चल रही है, तो हम ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, हम एक क्वेश्चनायर तैयार करेंगे, एक शेड्यूल तैयार करेंगे, उनके माध्यम से उनका एक
अवलोकन या उनका परसेप्शन क्या है विदेश नीति के प्रति, यह जानने का प्रयास करेंगे। और आपका एम्पिरिकल स्टडी का मतलब है कि साइंटिफिक मेथड पे आधारित, जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे वोटिंग बिहेवियर की बात की। वोटिंग बिहेवियर का क्या मतलब, जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि जो शहर के जो मतदाता है उनकी तुलना में ग्रामीण जो मतदाता है ज़्यादा वोट करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि उनका वोटिंग परसेंटेज क्यों अधिक रहता है। तो हम जब वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखने का प्रयास करेंगे, उनका एजुकेशन देखने का प्रयास करेंगे, या वो एक राजनीति के प्रति वो क्या सोचते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नागरिकों का कितना है, हित समूह जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बिहेवियर थियरी क्या है, वैल्यू फ्री एनालिसिस की बात करता है, यानी कि मूल्य मुक्त विश्लेषण की बात करता है। मूल्य मुक्त का क्या मतलब हुआ कि ये तथ्यों पे आधारित, यानी जो आपके पास डाटा है, जो आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक परसेप्शन करता है, एक कल्पना करता है कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए। उनका वो यथार्थता यानी वास्तविकता पे आधारित चीजों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। यहाँ है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या मतलब हुआ कि विभिन्न जो डिसिप्लिन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, यानी जो डिफरेंट डिसिप्लिन है उनका पॉलिटिकल साइंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या पॉलिटिकल साइंस का या राजनीतिक विज्ञान का उन डिसिप्लिन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। यानी एक विषय का दूसरे विषय के साथ जोड़कर हम स्टडी करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया, मतलब कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे ना कि किस कंडीशन के थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आया है तो उस देश की शासन व्यवस्था पे किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे हम व्यवहारवादी सिद्धांत। यानी कहने का मतलब जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे राजनीतिक विज्ञान को विश्लेषित करने का प्रयास करता है। प्रिडिक्शन एंड जनरलाइजेशन, अब प्रिडिक्शन और जनरलाइजेशन पे फोकस करता है। प्रिडिक्शन और जनरलाइजेशन क्या हुआ कि जैसे चुनाव है तो चुनाव में मतदाता कैसे वोट करेंगे। आज आप लोग देखते होंगे कि जब कहीं किसी राज्य में चुनाव होता है तो हमारे जो मीडिया है ग्रुप है वहाँ क्या है वो डेटा कलेक्ट करते हैं कि आने वाली भविष्य में सरकार किसकी बनेगी, किस पार्टी को आप किस वजह से वोट करना चाहेंगे, या फिर होता है कि एक तरीके से कि भविष्य में किस तरह की शासन व्यवस्था होगी, कौन सी सरकार बनेगी, इसके प्रति जो मतदाता है, जो नागरिक है, उनका क्या परसेप्शन है। यह व्यवहारवाद में यह भी जानने का प्रयास किया जा सकता है। उस परसेप्शन के आधार पे जनरलाइजेशन यानी एक मतलब परिणाम को ड्रॉ करने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद 90 और 60 के दशक में हम देखते हैं कि व्यवहारवाद सिद्धांत के अंतर्गत डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डॉल है, आमंड है, इनकी थ्योरी को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। यानी डेविड स्टर्न बताते हैं कि कैसे हम एक सिस्टमैटिक तरीके से राजनीतिक विज्ञान की हम स्टडी करेंगे। उन्होंने 8 मान्यताओं की चर्चा की है जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फीचर्स का मैंने बता ही दिया कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो व्यक्तिगत अध्ययन पे जोर देता है, उसकी पद्धति क्या है, वैज्ञानिक होती है। जैसे विज्ञान में क्या होता है कि कोई भी हम कंक्लूजन कैसे लैब में टेस्ट करते हैं, टेस्ट के हिसाब से ही कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये भी डेटा के आधार पे, सर्वे के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने का प्रयास किया जाता है। अंतःअनुशासनात्मक उपागम हमने बता ही दिया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका क्या मतलब हुआ कि अन्य सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस पे क्या असर पड़ रहा है या पॉलिटिकल साइंस का अन्य सब्जेक्टों पे क्या असर पड़ रहा है। मूल्य मुक्त विश्लेषण, हमने कहा कि ये जो भी एनालिसिस करते हैं कि डाटा के बिहाफ पे करते हैं, ये तथ्यों पे बल देते हैं। यानी हम ये इमेजिनेशन, एक कल्पना नहीं करते, हमने जो चीज वास्तविकता में, अगर हमने चेयर को देखा तो चेयर की रूपरेखा कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही
हम निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करते हैं। होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि बिहेवियर यानी व्यवहारवादी सिद्धांत का किन सिद्धांतों के विरोध में उसका उदय होता है और वो किन किन उसकी मान्यताएं क्या है, यानी किस बिंदु पे के आधार पे या किन मेथड के आधार पे वो राजनीतिक विज्ञान को डिफाइन करने का प्रयास करता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डेविड स्टर्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आप लोगों को पढ़ना है। तो व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड स्टर्न ने किस प्रकार के विचार दिए, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, और उन्होंने जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए जो 8 मान्यताओं को डेवलप किया है, वो मान्यताएं किस किस तरीके से काम करेंगी इसके बारे में मैं बताऊंगी। और अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, या फिर जब आप क्लासेस ऑफलाइन करने आते हैं उस समय भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।